हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं और पर्यावरण में मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज दे रहा हूं। और मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर मल्टीपल नहीं दे रहा हूं, मतलब एमसीक्यू नहीं दे रहा हूं कि 4 ऑप्शन आए फिर उसमें से आप एक चुने। मैं सीधा आपके लिए क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहा हूं। उसका रीज़न यह है कि आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद उसके 4 जो आंसर रहेंगे, 4 में से एक को सिलेक्ट करेंगे तो वो ठीक है, लेकिन वो 3 ऑप्शन भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में घूमते रहेंगे और आप कंफ्यूज होंगे कि आंसर उसका ए वाला था, ए वाला था या फिर ए वाला था। तो वो आप उसको याद नहीं रख पाओगे। इसलिए मैंने सीधा क्वेश्चन दिया और उसका आंसर दिया। इसमें आपको याद करने में आसानी होगी। आपको सीधा सीधा मालूम होगी क्वेश्चन ए है और उसका आंसर ए है, बस। और आप एग्जाम जब भी देने जाओगे तो आपको उसमें एमसीक्यू कुछ भी आए, लेकिन आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है और आप उसको सीधा टिक करके आओगे। ठीक है मित्रों, तो हम अपना वीडियो चालू करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। ठीक है मित्रों, तो आज हम 90 क्वेश्चन की सीरीज दे रहे हैं आपके लिए और हम इसमें लगभग 1000 क्वेश्चन डालेंगे। और इन क्वेश्चन के बाहर से आपको कहीं का एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, पूरा जो कुछ मिलेगा इसी में से मिलेगा, पर्यावरण से संबंधित, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, मानव हृदय कितने कोष्ठों में विभाजित है। तो मानव हृदय है जो 4 कोष्ठों में विभाजित है। ठीक है, मानव हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित है। परजीवी पौधा कौन सा है। तो अमरबेल को परजीवी पौधा कहा जाता है। ध्यान रखना कि अमरबेल परजीवी पौधा होता है। अब मिट्टी में जीवाश्म पाया जाता है, तो मिट्टी में 75% जीवाश्म पाया जाता है, मतलब 75% जीवाश्म पाया जाता है। अब अमीबा हिस्टोलिटिका नामक रोगाणु होता है, वो उससे कौन सा रोग होता है। तो उससे पेचिस रोग उत्पन्न होता है या उत्पन्न करता है। जो अमीबा हिस्टोलिटिका नामक रोगाणु होता है वो पेचिस रोग उत्पन्न करता है। ध्यान रखना, अमीबा हिस्टोलिटिका नामक रोगाणु है वो पेचिस रोग उत्पन्न करता है ना। अब मुर्गी के अंडे में वसा होता है, तो मुर्गी के अंडे में 10% होता है, मतलब 10% वसा होता है। ध्यान रखना आप। अब फाइटोलान क्या है। फाइटोलान जो है एक कीटनाशक दवा है। तो फाइटोलान एक कीटनाशक दवा है। अब कलेजी में पाया जाए, तो कलेजी में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान रखना। अब दैनिक आधार में या आहार में, दैनिक आहार में है ना, कितना आयोडीन आवश्यक है। तो दैनिक आहार में 50 मिलीग्राम आयोडीन आवश्यक है। ठीक है। अब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, जो गले में यहाँ पे सामने साइड सूजन टाइप की हो जाती है और वो मिटती नहीं है और खाने पीने में भी दर्द होता है, तो उसे ही अपन घेंगा रोग बोलते हैं और ये आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए दैनिक आहार में, मतलब प्रतिदिन में अपन जो भी भोजन करते हैं उसमें 50 मिलीग्राम आयोडीन जरूरी है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी मतलब शाम के समय लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है, शाम को वो अंधे हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अंधेरा होता है तो वो पूरे अंधे हो जाते हैं, उसी को रतौंधी रोग बोलते हैं। यह विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। सर्वाधिक विटामिन सी मिलता है किसमें। तो सर्वाधिक विटामिन सी है जो आंवले और संतरे में मिलता है। ध्यान रखना, जो सर्वाधिक विटामिन सी है आंवले और संतरे के रस में मिलता है। और जो विटामिन डी है सूर्य के प्रकाश से मिलता है, लेकिन इसकी कमी से रोग होता है। विटामिन डी सूर्य से मिलता है, लेकिन विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। वो होता है रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा, रिकेट्स। ठीक है। अब एनीमिया रोग होता है जो विटामिन बी की कमी से होता है। ध्यान रखना, जो एनीमिया रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। अब शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से। तो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में भी हो सकता है, ब्रेड पाव के रूप में भी हो सकता है, आलू में भी हो सकता है, क्योंकि इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। अब प्रोटीन का कार्य है
अब प्रोटीन का कार्य होता है शारीरिक वृद्धि करना, ध्यान रखना, प्रोटीन का जो कार्य है वो है शारीरिक वृद्धि करना। अब विटामिन सी की कमी से रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग, ध्यान रखना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से अति तनाव रोग होता है, ध्यान रखना, अति तनाव रोग। सब्जियों को अधिक तलने व गर्म करने से नष्ट होता है, क्या होता है, विटामिन सी नष्ट होता है, तथा विटामिन सी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। आप सब्जियों को ज़्यादा धोओगे तो उससे भी विटामिन सी पानी में घुल जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो सब्जियों को अधिक तलने व गर्म करने से विटामिन सी नष्ट होता है और विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। अब मधुमेह मतलब शुगर की बीमारी कौन से हार्मोन्स की कमी से होता है, तो ये होता है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से, ध्यान रखना। जो मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। अब इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ बनता है, तो इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वो लैंगरहैंस दीपिका में बनता है, ध्यान रखना, लैंगरहैंस दीपिका में बनता है। ऊर्जा उत्पादन हेतु गोबर गैस एक अच्छा उदाहरण है, तो ऊर्जा उत्पादन हेतु गोबर गैस एक अच्छा उदाहरण है। काय का, यह जैव भंजक अवयव, ध्यान रखना, जैव भंजक अवयव का है ना। ओजोन परत की अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर रक्षा करती है। जो ओजोन परत होती है तो वो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं तो वह किससे रक्षा करती है, हमारी त्वचा कैंसर से। क्योंकि अगर ये ओजोन परत की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है डायरेक्ट त्वचा पर पड़ेगी हमारे शरीर को, तो इससे त्वचा का कैंसर हो जाएगा, तो उससे रक्षा करती है सूर्य की, ठीक है। अब फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बैसिलस रेडिसिकोला। फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु उनको बोलते हैं बैसिलस रेडिसिकोला। अब प्रारंभिक वायुमंडल में उपस्थित क्या है, ऑक्सीजन। अपने जो आजू बाजू वातावरण में क्या ऑक्सीजन पाई जाती है, और जैसे जैसे हम अपने वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, पहाड़ वगैरह पर चलते हैं, तो वहाँ देखते हैं अपना दम घुटने लगता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। तो जो प्रारंभिक वायुमंडल होता है उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब समुद्री जल में अधिकतर पाया जाता है क्या, लवण मतलब खारापन पाया जाता है। जो समुद्री जल होता है उसमें अधिकतर लवण पाया जाता है। अब ओजोन होल क्या है, तो ओजोन होल है जो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ध्यान रखना, ओजोन होल है जो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पृथ्वी पर प्रथम स्वपोषी क्या है, तो पृथ्वी पर प्रथम स्वपोषी है वो नीले हरे शैवाल हैं, ध्यान रखना, नीले हरे शैवाल हैं। अब महाद्वीपों के प्रति वर्ष खिसकने की दर क्या है, मतलब महाद्वीप जो एक दूसरे से दूरी बनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो वो होता है प्रति वर्ष 15 सेंटीमीटर। तो महाद्वीपों के प्रति वर्ष खिसकने की जो दर है वो है 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। अब चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है, तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो है CO2। ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, और चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस है ना। अब ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों में अपनी है जलवाष्प, ओजोन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, तो ये सभी हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या, जीवोम, ठीक है। अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जो अम्लीय वर्षा होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और यह मृदा प्रदूषण के कारण होती है, ध्यान रखना। जो अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, और यह मृदा प्रदूषण के कारण होती है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में ऊर्जा की विशाल क्षमता है, किसमें है अभी, तो महासागरीय ताप ऊर्जा में, ध्यान रखना, महासागरीय ताप
जो गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में ऊर्जा की विशाल क्षमता है, मतलब अगाध क्षमता है, तो वो है महासागरीय ताप ऊर्जा। अब कौन सी गैस ओजोन परत के लिए घातक है? ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए घातक है? वो है फ्रीऑन गैस। कौन सी? फ्रीऑन गैस, ध्यान रखना। अब हरित गृह मतलब ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है, तो तापमान पर भी पड़ता है, वर्षा पर भी पड़ता है, और जल स्तर में वृद्धि होती है। क्योंकि तापमान बढ़ेगा, तापमान से अपना जो ग्लेशियर हैं, बर्फ़ वगैरह वो पिघलेगा तो समुद्र का पानी बढ़ेगा, समुद्र का पानी बढ़ेगा तो अपने अब जल स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है। अब पारिस्थितिक तंत्र का तात्पर्य क्या है? पौधे, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समुदाय एवं उनके भौतिक रासायनिक वातावरण से है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र का तात्पर्य है वो है पौधे, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समुदाय एवं उनके भौतिक रासायनिक वातावरण से है ना। अब पोषण स्तर बना होता है, तो पोषण स्तर किससे बना होता है? खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से। जो पोषण स्तर है वो खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से, है ना। अब जब मोर सांप को खाता है, जो हरे पौधे पर निर्भर होते हैं, मोर है वो सांप को खाता है, जो हरे पौधे पर निर्भर कीड़ों को खाता है, तब मोर, मतलब जो सांप है वो कीड़े मकोड़ों को खाता है, और कीड़े मकोड़े काय पर निर्भर है? हरे पेड़ पौधों पर। तो अब जो मोर है, तो मोर क्या हुआ? तो मोर हुआ खाद्य पिरामिड का शीर्ष, क्योंकि मोर को कोई नहीं खा रहा, तो सबसे आगे कौन है? अपना मोर है, तो वही होता है खाद्य पिरामिड का शीर्ष होता है ना। अब धुंध बनती है, धुंध मतलब अब सुबह से बोलते नहीं कि अरे बहुत धुंध है आज यार, तो ये बनती है धुएं प्लस कोहरे से, है ना। अब खाद्य कड़ी आरंभ होती है। खाद्य कड़ी कहाँ से आरंभ होती है? प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हम लोगों के जीवन के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो खाद्य कड़ी आरंभ होती है वो प्रकाश संश्लेषण से ही होती है। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल संस्थान जो है नई दिल्ली में है। ठीक है। अब प्रकृति में खनिज चक्र कहलाता है, प्रकृति में खनिज चक्र कहलाता है, तो वो है जैव भू रासायनिक चक्र। ध्यान रखना, जैव भू रासायनिक चक्र, इसी को खनिज चक्र कहते हैं। गैसीय चक्र में आदान प्रदान होता है, जो गैसीय चक्र होता है उसमें आदान प्रदान होता है किसका? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 है जो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक रूप है ना, नाम है। अब न्यूक्लियन क्या है? तो न्यूक्लियन है जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियन क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हाइड्रोजन गैस को प्रयोगशाला में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन गैस को? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है Zn+H2SO4 से बनाते हैं ना। अब अग्निशामक से निकलती है, क्या निकलती है? जो आग बुझाने के लिए अपन यूज करते हैं उससे क्या निकलती है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद है वो खट्टा होता है। ध्यान रखना, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ऊर्ध्वपातन विधि क्या है? ऊर्ध्वपातन विधि है वो ठोस को गैस में बदलना। जो ऊर्ध्वपातन विधि होती है वो ठोस को गैसों में बदलना है। अब हवा, पारा, जल, लकड़ी ये क्या है? तो हवा, जल, लकड़ी, पारा ये सभी एक पदार्थ हैं, और ध्वनि, जल, प्रकाश, विद्युत ये पदार्थ नहीं है। ध्यान रखना। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन जो है अपना दूध से दही बनना है। रासायनिक परिवर्तन जो है दूध से दही बनना है। और हाइड्रोकार्बन, गंधक ये सब क्या हैं? तो ये सभी तत्व हैं। क्या क्या? हाइड्रोजन, कार्बन और गंधक, तो ये सभी तत्व हैं ना। अब दूध या कांच बनता है, तो दूध या कांच कैसे बनता है? टिन ऑक्साइड से। ध्यान रखना, दूध या कांच बनता है टिन ऑक्साइड से। अब कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाते हैं अपन? तो मिलाते हैं लाल दवा। अपन गर्मियों वगैरह में कुएं को पानी जहाँ पर पिया जाता है तो वहाँ पर एक दवा मिलाती है अपन। तो जब अपन पानी पीते हैं तो अपन को लगता है कुछ दवा जैसा स्वाद आ रहा है, तो वो दवा मिलाती है, उसको बोलते हैं लाल दवा। लाल दवा के नाम से जानी जाती है।
और उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है अपना KMnO4 को मिलाते हैं, है ना। अब संसार में सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है, तो वो धातु पाई जाती है लोहा धातु। अब LPG का मुख्य घटक क्या है, तो LPG का जो मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। अब सबसे अधिक ऊष्मीयमान होता है तो वो होता है हाइड्रोजन का, ध्यान रखना, सबसे अधिक ऊष्मीयमान होता है वो होता है हाइड्रोजन का, है ना। अब तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किया, तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किया डोबेराइनर ने। तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किया डोबेराइनर ने, है ना। अब चीलबाज गिद्ध हमारी तुलना में देख सकते हैं, ध्यान रखना, चीलबाज गिद्ध हमारी तुलना में देख सकते हैं, तो वो हमारी तुलना में हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक का देख सकते हैं। हम जितना भी देखते हैं उससे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं चीलबाज और गिद्ध, है ना। अब जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा गुण है जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, तो वो होता है वृद्धि और दूसरा होता है प्रजनन। ध्यान रखना कि जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा गुण पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, तो वो है वृद्धि और प्रजनन। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार उपयोग करते हैं, तो जो मधुबनी होते हैं, मधुबनी चित्रकला जो बिहार में होती है, तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार उपयोग करते हैं पिसे हुए चावल के रंगीन घोल वाले रंग का। ध्यान रखना, जो मधुबनी चित्रकार होते हैं पिसे हुए चावल का उपयोग करते हैं ना। और भारत की संकटग्रस्त पादप जाति कौन सी है, पादप मतलब पेड़ पौधे, तो भारत की जो सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त पादप जाति वो है चंदन। चंदन क्योंकि बहुत महंगा होता है, और एक मध्य प्रदेश में अपने यहाँ डकैत भी था वीरप्पन ठाकुर, तो वो चंदन की तस्करी करता है, सबसे ज़्यादा चंदन के पेड़ उसी ने कटवाए हैं, है ना। तो भारत की संकटग्रस्त पादप जाति है वो है चंदन। अब निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को, तो उनको बोलते हैं सुमेध जाति, उसे सुमेध जाति कहते हैं, ठीक है। अब भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो भूरा कोयला है वो लिग्नाइट को कहा जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा कोयला होता है वो होता है अपना एंथ्रेसाइड। कौन सा, एंथ्रेसाइड। और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल देखते हैं, तो रात में जो भी जानवर होते हैं उल्लू वगैरह, तो इनको केवल हर चीज़ काली और सफ़ेद रंग की ही दिखाई देती है, चाहे वो कितने ही रंग बिरंगी हो, लेकिन इनको सफ़ेद और काली ही रंग की दिखाई देगी, ठीक है। अब पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। जो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें पराग कहते हैं, ध्यान रखना, उन्हें पराग कहते हैं। अब पर्यावरण की आधुनिक समस्या क्या है, तो ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक ऊष्मीकरण मतलब तापमान बढ़ना। तो पर्यावरण की सबसे ज़्यादा आधुनिक समस्या है, एक तो ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, छेद है, दूसरा ग्रीन हाउस प्रभाव, तीसरा है वैश्विक ऊष्मीकरण, है ना। अब भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता है जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अब प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को क्या कहते हैं, अब जहाँ पर प्रचुर मात्रा में जैव विविधता होती है तो उन राष्ट्रों को क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं मेगा डायवर्सिटी देश, मेगा डायवर्सिटी देश कहते हैं, ठीक है। अब सिमलीपाल ज्योमंडल आवास कहाँ पर है, सिमलीपाल ज्योमंडल आवास कहाँ पे, तो ये अपना उड़ीसा में है, ध्यान रखना, सिमलीपाल ज्योमंडल आवास ये अपना उड़ीसा में है ना। अब भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या कितनी है,
तो ये है लगभग 47,000। ध्यान रखना, लगभग 47,000 है भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिमल से मापा जाता है। ध्यान रखना, जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो डेसिमल से मापा जाता है। अब जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस है जो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वृत्ति क्या है? जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वृत्ति है वो क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में है। अब ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया। तो जो ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? वो लगाया फोरमैन ने। ध्यान रखना, विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, है ना। अब सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कौन करता है? तो वो कहता है चीन देश। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है चीन देश, है ना। अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में जारी अधिनियम का नाम क्या है? तो वो है अतुल्य भारत। अतुल्य भारत, ठीक है। अब इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो जो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है तमिलनाडु में। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। बायोगैस से उत्पन्न होने वाली गैस है। बायोगैस से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? वो है अपनी हीलियम गैस। ध्यान रखना, बायोगैस से उत्पन्न होने वाली गैस है वो है हीलियम गैस। अब मृत जीव जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं स्वेज्ड कहा जाता है। स्वेज्ड कहा जाता है। ध्यान रखना, मृत जीव जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले स्वेज्ड, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हुआ। ये कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ 1975 को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 1975 में लागू हुआ। अब मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए कौन से खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है? तो जो मांसपेशी क्या होती है सही तरीके से सुचारू रूप से चले तो कौन से खनिज की आवश्यकता होती है पर्याप्त मात्रा में? तो वो है लोहे एवं आयोडीन खनिजों की। ध्यान रखना, लोहे एवं आयोडीन खनिजों की। अब पकाने से पहले चावल धोने से नष्ट होता है, क्या होता है? तो जो सतह पर प्रोटीन होता है चावलों के वो नष्ट हो जाता है। अगर अपन चावल वगैरह को धो लो तो जो उसकी ऊपरी परत पर जो प्रोटीन पाया जाता है वो धुल हो जाता है, नष्ट हो जाता है, निकल जाता है ना। एथलीट को कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज पिलाते हैं ना, जब कोई पहलवान वगैरह तो कुश्ती लड़ता है तो उसको बाटल में पिलाते हैं बैठार के, तो वही होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज होता है, उसी को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो एथलीट मतलब पहलवानों को जो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना, एथलीट मतलब पहलवान, और कार्बोहाइड्रेट मतलब वो ग्लूकोज के रूप में जूस टाइप का रहता है पिलाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट पिला होता है, तो इससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अब खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक व चीनी डालकर लंबे समय तक रखा जा सकता है, क्योंकि अब जो खाद्य पदार्थ होते हैं तो उनमें पर नमक और चीनी डालकर उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका कारण क्या है? तो वो है कि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं। तो जो सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं होती हैं उनको पनपने नहीं देते, उनका द्रव्य संकुचन करते हैं। ठीक है। और अगला है अपना आरक्तता। जो आरक्तता है किसकी कमी से होता है? तो आरक्तता जो होती है वो अपनी आयरन की कमी से होती है। ध्यान रखना। और आयरन किस में पाया जाता? सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है अपने गुड़ में पाया जाता है ना। तो आरक्तता है जो
आयरन की कमी से होता है। ठीक है मित्रों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। और मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, धन्यवाद।